कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान, रूसी क्रांति और महामंदी। प्यारे भैया बहनों, स्वागत आप सभी का। आइए, ये अध्याय समाप्त हो गया है। हम आज उस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर चर्चा करते हैं। प्यारे भैया बहनों, दिवाली आप लोगों ने अच्छा से मना लिया होगा, तो आइए आज हम आपको जिस अध्याय पर हम लगातार चर्चा कर रहे थे, उसी अध्याय का पृष्ठ क्रमांक 111, दो विश्व युद्धों के बीच रूसी क्रांति और महामंदी, इतिहास के उन पन्नों को हमने पलटने का प्रयास किया है। आज हम कुछ इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर चर्चा करने का प्रयास करें। तो भैया बहनों, सबसे पहले आप देखिएगा, तुर्की में लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्ष शासन किसने स्थापित किया? तो इसका उत्तर है मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, जो कि तुर्की में लोकतंत्र व धर्मनिरपेक्ष शासन स्थापित किया। नाम ध्यान रखिएगा, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क। इन्होंने ही तुर्की में लोकतंत्र व धर्मनिरपेक्ष शासन की स्थापना की। फिर भैया बहनों, दूसरा प्रश्नोत्तर उसी में ख का देखिएगा, रूस में किसानों की दास्ता कब और किसने समाप्त किया? तो प्यारे बच्चों, हम देखते हैं सन 1861 में रूस के शासक जार निकोलस, नाम याद रखिएगा, जार निकोलस की एक घोषणा के बाद किसानों की दास्ता समाप्त कर दी गई, समाप्त हो गया। तीसरा प्रश्न उसी में ग नंबर देखिएगा, रूस में औद्योगिकरण की पहल किसने की? तो इसमें देखते हैं, रूस के जो शासक हुए उन्होंने सन 1880 के बाद रूस में औद्योगिकरण की पहल की। और औद्योगिकरण में उन्होंने क्या कहा कि हम अपने बलबूते मजदूरों को कम वेतन भले देंगे, यहाँ तक किसानों से हम टैक्स लेंगे और अपने बलबूते हम अपने देश में औद्योगिकरण को बढ़ावा देंगे। इस तरह से रूस के शासकों ने औद्योगिकरण में पहल किया, उन्होंने उनको बढ़ावा दिया। फिर उसके बाद हम देखते हैं घ नंबर का प्रश्न देखिएगा, 1905 में स्थापित डूमा में किन लोगों का बोलबाला था? प्यारे बच्चों, हम देखते हैं जार की चुनी हुई संसद डूमा, जैसे हमारे देश में संसद है वैसे ही वहाँ संसद को डूमा नाम दिया गया है। तो जार की चुनी हुई संसद डूमा में संपत्ति वालों और अभिजात्य वर्ग के लोगों का बोलबाला था। मतलब जो धनवान है, जो संपत्ति वाला है, उन्हीं को ही डूमा में प्रतिनिधित्व मिला और जो अभिजात्य वर्ग के लोग हैं उन्हीं का बोलबाला था। इस तरह से जार की चुनी हुई संसद में संपत्ति वाले और अभिजात्य वर्ग का बोलबाला था, जो कि जार के निर्देशानुसार चलता था। ये जो डूमा है उसका निर्णय अंतिम नहीं होता था, अंतिम निर्णय जार द्वारा ही लिया जाता था। प्रश्न नंबर 4 यहाँ से देखिएगा, 1917 में रूस के किसानों, मजदूरों व सैनिकों की प्रमुख, यहाँ पर प्रश्न दिखाने का मैं प्रयास करूँ, प्रमुख मांगे क्या थी? 6 नंबर का प्रश्न ध्यान में आ रहा होगा। तो चलिए इसका प्रश्नोत्तर हम जानने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सन 1917 में रूस के किसानों, मजदूरों और सैनिकों की प्रमुख मांगे थी जमीन, रोटी और शांति। सबसे पहली बात, जमीन की मांग कर रहे थे क्योंकि किसानों के पास जमीन नहीं थी। भूस्वामियों के पास जो जमीन था उसी में ये दासों के रूप में कार्य करते थे, तो बोले नहीं, हमें स्वयं का जमीन चाहिए। फिर उस समय वहाँ बहुत ज़्यादा गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी की स्थिति निर्मित होने के कारण लोगों के सामने रोटी की समस्या थी भैया बहनों, इसलिए उन्होंने कहा हमें रोटी चाहिए। फिर तीसरी बात उन्होंने मांग किया कि शांति, बोले नहीं, हम युद्ध नहीं चाहते, हमें शांति चाहिए। और इस प्रकार से वहाँ पर किसानों ने, मजदूरों ने और सैनिकों ने क्या क्या मांग की? जमीन, रोटी और शांति, इसकी उन्होंने मांग की। फिर उसके बाद नीचे और हम देखने का प्रयास करें, लेनिन का जमीन संबंधित ऐलान में क्या कहा गया? प्रश्न देखिएगा, लेनिन का जमीन संबंधित ऐलान में क्या कहा गया? तो यहाँ पर क्या कहा? लेनिन के जमीन संबंधित ऐलान में भूस्वामियों की जमीन का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। मतलब यह जमीन अब भूस्वामियों का नहीं, बल्कि इसमें किसका नियंत्रण होगा?
बोले इसमें राष्ट्र का नियंत्रण होगा, अर्थात वह सरकारी होगी और किसानों को जमीन का वितरण करने का निर्णय लिया गया। बोले यह जमीन जो है भूस्वामियों का ना होकर के यह सरकार का होगा और इससे हम किसानों में वितरण करेंगे। इस प्रकार से जमीन संबंधित ऐलान में ये बातें कही गई कि जमीन का राष्ट्रीयकरण होगा और किसानों का जमीन का वितरण करने का निर्णय लिया गया। उसी में प्रश्न नंबर दूसरा, रूस में 1861 से 1940 के बीच किसानों की स्थिति में क्या क्या परिवर्तन आए। बच्चों 1861 से 1940 के बीच किसानों की स्थिति में इस प्रकार परिवर्तन हुआ। पहली बात, 1861 में किसान अर्धदास के रूप में थे। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा, 1861 में जार की घोषणा से किसानों की दशा में सुधार हुआ, उन्होंने दास प्रथा को समाप्त कर दिया। तीसरी बात, 1905 में किसानों की क्रांतिकारी पार्टी बनी। फिर चौथी बात हम देखते हैं 1912 में जमीन, रोटी और शांति के लिए किसानों के विद्रोह होने लगे। पांचवी बात हमने देखा किसानों की पंचायतें बनने लगी। फिर छठवां नंबर और विचार करें तो सन 1917 की बोल्शेविक क्रांति से किसानों की जमीन का वितरण हुआ। फिर उसके बाद देखते हैं 1936 से कृषि का सामूहिकरण प्रारंभ हो गया, अर्थात जो जमीन टुकड़ों में बटे थे, कहा गया कि नहीं उसे एक किया जाए ताकि मशीनों का, ट्रैक्टरों का, थ्रेशर का और वैज्ञानिक तरीके से कृषि आसानी से हो सके, इसके लिए पहल किया गया। आठवां बिंदु देखते हैं भैया बहनों, 1940 तक निजी खेती समाप्त कर दी गई, मतलब खेतों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और इस तरीके से वहाँ 1861 से 1940 के बीच किसानों की स्थिति में काफ़ी परिवर्तन आए। उसी के बाद तीसरा नंबर प्रश्न, डूमा एक सफल लोकतांत्रिक संसद क्यों नहीं बन पाई, इसके कारण का विश्लेषण करिए। तो प्यारे बच्चों, डूमा एक सफल लोकतांत्रिक संसद नहीं बन पाया, संसद का नाम वहाँ डूमा है, तो ये सफल क्यों नहीं हो सका। तो पहली बात तो हम ये देखते हैं डूमा का जो चुनाव है अप्रत्यक्ष रूप से होता था, मतलब जनता द्वारा प्रत्यक्ष यहाँ के प्रतिनिधि चुने नहीं जाते थे, जबकि हमारे यहाँ लोकतंत्र में क्या होता है, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष मतदान किया जाता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है, जबकि वहाँ ऐसा नहीं था, बल्कि अप्रत्यक्ष तरीके से इसका चुनाव होता था। दूसरी बात, डूमा के सदस्य संपत्ति वाले ही थे, मतलब इसमें धनवान लोगों को ही, संपत्ति वालों को ही इसमें डूमा में सदस्य बनने का अवसर मिला, जो कि लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है या सही प्रतिनिधित्व उसे प्राप्त नहीं हो सकता था। फिर क्या बात थी, जार डूमा के प्रस्ताव को ठुकरा सकता था, मतलब डूमा जो भी निर्णय लेता था उसका अंतिम निर्णय जार के ऊपर निर्धारित होता था, उस पर वो निर्धारित करता था कि यह निर्णय उचित है या अनुचित, मतलब डूमा के प्रस्ताव को ठुकरा सकना ये जार के नियंत्रण में था। फिर कहता है डूमा का अधिवेशन जार अपनी सुविधा अनुसार बुलाता था, जब भी अधिवेशन करना है तो जार क्या कर रहा है, अपनी सुविधा से कभी भी वो मीटिंग बुला सकता था, कभी भी मीटिंग स्थगित कर सकता था, मतलब डूमा में पूरी तरह से जार का ही नियंत्रण था। नाम तो संसद था, पर भैया बहनों यहाँ नाम संसद मगर काम किसका था, इसमें जार का था। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यह पूरी तरह से सफल नहीं हो सका, क्योंकि डूमा में पूरी तरह से वहाँ के शासक जार निकोलस का नियंत्रण था। प्यारे भैया बहनों, ये महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं, इसमें और भी नीचे निबंधात्मक प्रश्न हैं, मैं अगले वीडियो में इस पूरी बात को और बताने का प्रयास करूंगा। आज के इस कालखंड में इतना ही, आप सभी का धन्यवाद।